वेलकम स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा कि मैम बीच बीच में प्रैक्टिस सेट भी कराते रहिए ताकि हमारा रिवीजन होता रहे, तो वो चीज़ भी हम अब करते रहेंगे। 9th क्लास की एनसीईआरटी तो आपकी चलेगी, साथ में आपके प्रैक्टिस सेट बीच बीच में आते रहेंगे। देखिए, नोटिफिकेशन जैसे ही नया आ जाएगा और पता चल जाएगा कितना टाइम है, तब मैं रेगुलर प्रैक्टिस सेट लाऊंगी। पूरा जो थ्योरी कराई है ना, शॉर्ट में उसका रिवीजन करा देंगे, पेडागॉजी का रिवीजन करा देंगे, तो आप परेशान ना हो, मैं सब कुछ करा दूंगी। सिर्फ नोटिफिकेशन का इंतज़ार है, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन आता है तो उसी के बाद अगर हम कंटिन्यूसली बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। बच्चे ज़्यादा सिंसियर होते हैं, तो तभी हम उस चीज़ को देखेंगे। बाकी बीच बीच में ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए आते रहेंगे ताकि आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको अच्छे से जारी रख सकें। तो जैसा कि जो हमने प्रैक्टिस सेट लास्ट में ख़त्म किए थे, 10th प्रैक्टिस सेट था हमारा, तो उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा 11वां प्रैक्टिस सेट होगा, जिसमें हम फिर से 15 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होंगे और सीटेट साइंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, मैं कभी भी ये नहीं सोचती कि कहीं से भी साइंस के क्वेश्चन उठा लो और बस पेस्ट कर दो और उनको बस बच्चों को बता दो। ऐसे मेरी थिंकिंग कभी नहीं होती। मैं हमेशा एनसीईआरटी में से पढ़ती हूँ, उसके बाद ही क्वेश्चन बनाती हूँ, ताकि जो स्टूडेंट हैं उनको 100% बेनिफिट हो और ताकि वो सबसे ज़्यादा अच्छा स्कोर करें सीटेट साइंस में। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन, जो कि हमारे सीटेट में भी पूछा गया है। सपोज अ बॉय इज एंजॉइंग अ राइड ऑन अ मैरी गो राउंड विच इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इट इम्प्लाइज दैट द बॉय इज। मान लीजिए एक लड़का मैरी गो राउंड पर सवारी का आनंद ले रहा है, जो 10 मीटर प्रति सेकेंड की निरंतर गति के साथ आगे बढ़ रहा है। इसका अर्थ है कि लड़का किस में है। देखिए, अगर आपने 9th क्लास की एनसीईआरटी का मोशन चैप्टर देख लिया ना, तो अब इसको आंसर करना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, मैंने बताया था, क्योंकि मैरी गो राउंड क्या है, सर्कल में घूमेगा, गोल गोल घूमेगा, वृत्ताकार है, यहाँ पर सर्कुलर मोशन है। स्पीड कैसी है, यहाँ पर चाल कैसी है, कांस्टेंट है। जब कोई चीज़ सर्कल में घूम रही होती है, वृत्ताकार घूम रही होती है, और उसकी स्पीड जो होती है, चाल और कांस्टेंट होती है, तो वो गति कैसी होती है, वो एक समान वृत्ताकार गति होती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैंने आपको बताया था, जब ये गोल घूम रहा है तो यहाँ पर डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। पहले ऐसे है, फिर इधर आया तो डायरेक्शन ये हो गई, फिर इधर आया तो डायरेक्शन ये हो गई। जब डायरेक्शन दिशा में परिवर्तन आ रहा है तो क्या होगा, इसके वेग, इसकी वेलोसिटी जो है उसमें भी चेंज आएगा। तो यहाँ पर स्पीड भले ही कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी जो है ना वो चेंज होगी। किसकी वजह से? दिशा की वजह से, डायरेक्शन की वजह से। और जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एसिलरेशन आ जाएगा, त्वरण हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इन एसिलरेटेड मोशन, त्वरित गति में है। जो मैरी गो राउंड है वो किस गति में है, तो याद रखिए वो एसिलरेटेड मोशन में है, त्वरित गति में है। और वो त्वरण किसकी वजह से आया है, वेलोसिटी के परिवर्तन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, उसको हमें बताना है। यान इज मेड फ्रॉम फाइबर, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, फाइबर क्या होता है, पहले उसे समझते हैं। तंतु क्या होता है? देखिए, जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, जैसे वूल हो गई, जो हमारी ऊन होती है वो हमें एनिमल से मिलती है। कॉटन हो गई वो हमें प्लांट से मिलती है। जूट हो गई वो हमें प्लांट से मिलती है। तो ये सब क्या है, ये सब फाइबर हैं। इन फाइबर की मदद से क्या बनाया जाता है, यान बनाया जाता है, जो हमारा धागा होता है। और फिर यान से आपका क्या बन जाता है, फैब्रिक बन जाता है, कपड़ा बन जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। सबसे पहले फाइबर आता है, फाइबर से क्या बनता है, यान बनता है। और यान की फिर क्या होता है, उन सब की क्या कहते हैं, उन सब की बुनाई करी जाती है, जिससे फिर आपका कपड़ा जो है, फैब्रिक जो है वो बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन, यान जो है वो आपका फाइबर से ही बनता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। अब ये बात आपको याद रखनी है, गिनिंग जो ओटना होता है वो क्या होता है, जब कॉटन के प्लांट में से कॉटन के सीडों को निकाला जाता है, बीजों को निकाला जाता है कॉटन से, तो वो जो हटाने की प्रक्रिया है वही आपकी गिनिंग कहलाती है, ओटना कहलाती है। ये बात सही है। वीविंग ऑफ यान मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक, अभी तो मैंने बताया, यान से, यान को जब बुनाई करी जाती है उससे फिर क्या बन जाता है, आपका फैब्रिक बन जाता है, कपड़ा बन जाता है, वस्त्र का निर्माण होता है। तो ये बात भी सही है। वीविंग ऑफ यान मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक, तागों की बुनाई से वस्त्र के टुकड़े का निर्माण होता है, सही बात हो गई। स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर। देखिए, फाइबर तो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, तो फाइबर तो बनाने की कोई प्रक्रिया है ही नहीं, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। स्पिनिंग क्या होता है, कताई क्या होता है, जब हम फाइबर से यान बनाते हैं, फाइबर से जो यान बनाने की जो प्रोसेस है ना वो स्पिनिंग होता है, ना कि खाली फाइबर बनाना जो है वो स्पिनिंग है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, निम्नलिखित में से कौन पादप तंतु से प्राप्त किए जाते हैं। देखिए जो फाइबर होते हैं उनमें कौन से प्लांट से मिलते हैं ये हमें बताना है। देखिए जो वूल है ना, जो ऊन होती है वो हमें एनिमल से मिलती है। सेम ऐसी जो सिल्क होता है ना वो इंसेक्ट के प्रोसेस से होता है, रेशम जिसको हम बोलते हैं। तो ये दोनों तो बाहर। जूट जो होती है, देखिए जूट जो आपका पटसन बोलते हैं जिसे, वो बिल्कुल हमें प्लांट से मिलती है। तो ये तो सही है, लेकिन इसमें जो वूल है वो फिर से एनिमल हो गया, तो ये ऑप्शन बाहर। जूट एंड कॉटन, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए जो जूट होती है ना वो भी हमें प्लांट से मिलती है जिसे हम पटसन बोलते हैं, और जो कॉटन होती है ना वो भी हमें कॉटन के प्लांट से मिलती है जो रुई होती है। तो ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन नंबर 4 में सिल्क आ गया, तो सिल्क यहाँ पर प्लांट से नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पटसन और रुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है वो हमें बताना है। ऑयल मिक्सेज विद वाटर, ये तो गलत है, तेल कभी भी जल के साथ मिक्सचर नहीं करता, तो ये तो हो गया गलत। विनेगर डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, ये भी गलत है, जो सिरका होता है ना वो जल में विलीन हो जाता है, और यहाँ पर बोल रहा है नहीं होता। और आप ये भी याद रखिए जो सिरका होता है ना वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है। ठीक है, चौक डिजोल्व इन वाटर, जो चौक होती है ना वो जल में विलीन हो जाता है, ये बात भी यहाँ पर गलत है। चौक जल में कभी विलीन नहीं होता, उसके जो पार्टिकल होते हैं ना वो नीचे बैठ जाते हैं, वो पानी के साथ मिक्स नहीं होते, तो ये भी हो गया यहाँ पर गलत। स्टोन इज ओपेक, जी हाँ, पत्थर जो होता है, जो पत्थर है वो आपका अपारदर्शी है, उसके आर पार नहीं देखा जाता, ये बात सही है। वाइल ग्लास इज ट्रांसपेरेंट, जबकि जो कांच होता है वो पारदर्शी होता है। देखिए यहाँ पर हम सारे कांचों की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली बोल दिया गया है ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट है, तो ये भी सही है। कांच के आर पार हम देख सकते हैं, बहुत तरह के कांच होते हैं जिनसे नहीं देखा जा सकता, तो वो ट्रांसलूसेंट भी हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये ऑप्शन सही होगा। स्टोन इज ओपेक, इसके आर पार नहीं देखा जा सकता, यह अपारदर्शी है। और जो ग्लास होता है ना वो आपका पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, उसके आर पार देखा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है या फिर ये कहें गलत है। तो ध्यान से देखेंगे, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड ऑफ पैडी फ्रॉम इट स्टॉक इज कॉल्ड थ्रेशिंग, जी हाँ, धान के बीजों को डंडियों से जो अलग करने की विधि होती है वो थ्रेशिंग होती है। ये बात अब आप याद रखेंगे, थ्रेशिंग क्या है। धान के बीजों से जब डंडियों को अलग करा जाता है, पैडी से उसके स्टॉक को अलग करा जाता है, तो वो प्रोसेस आपका थ्रेशिंग होता है, ये बात बिल्कुल सही है। सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, जी हाँ, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही समुद्री जल से जो है नमक हमको प्राप्त होता है, ये बात भी यहाँ पर सही है। ग्रेन एंड हस्क आर सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग, जी हाँ, ये बात भी सही है। अनाज और भूसे को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम निष्पावन कहते हैं, ये अब आप याद भी रखेंगे क्योंकि सीटेट में एक बार और क्वेश्चन बना है विनोइंग से। विनोइंग क्या है, जब हम अनाज से उसके भूसे को अलग करते हैं तो वही आपका विनोइंग होता है, निष्पावन होता है, जब ग्रेन से हस्क को अलग करा जाता है। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन आर नॉट द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन, यही यहाँ पर जो है गलत है। ये मेथड होते हैं और यहाँ पर लिखा है नहीं होते, हिंदी वाले ऑप्शन में थोड़ा हमने गलत लिख दिया है। अवसादन और जो निस्तारण होते हैं ना वो विधि पृथक्करण के उदाहरण है, ये बात तो सही है। यहाँ पर हम लिखना भूल गए, पृथक्करण के उदाहरण नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है ना, तो यही यहाँ पर गलत है। जबकि जो सेडिमेंटेशन है, अवसादन है, और सेडिमेंटेशन में क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल वगैरह होंगे वो नीचे बैठ जाते हैं और फिर जो ऊपर वाला शुद्ध पानी है उसको हम अलग कर लेते हैं, तो ये तो फिल्ट्रेशन का एक मेथड है। सेम ऐसे जो डिकेंटेशन होता है ये भी फिल्ट्रेशन का, पृथक्करण का एक उदाहरण है, और यहाँ पर लिखा है ये उदाहरण नहीं है, ये उनके मेथड नहीं है, तो यही ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ अ प्लांट हैज़ अ फाइबरस रूट व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन डू इट लीव्स लाइकली टू हैव, यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का जो शिरा विन्यास होगा वो किस प्रकार का होता है, ये हमें बताना है। देखिए फाइबरस रूट जो आपकी आपस्थानिक जड़ें या रेशेदार जड़ें होती हैं जिनमें छोटी छोटी अलग अलग जड़ें होते हैं, जड़ों का गुच्छा होता है, तो वो आपकी फाइबरस रूट होती हैं। और याद रखिए जो उनमें पत्तियाँ होती हैं ना और उनकी जो नलियाँ होती हैं, जो वेन होती हैं ना, वो कैसी होती हैं, वो सीधी सीधी होती हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, पैरेलल वेनेशन, समांतर शिरा विन्यास देखने को मिलता है हमें उनकी पत्तियों में। अब आप याद रखेंगे जो फाइबरस रूट है, जो आपकी रेशेदार जड़ें हैं उनमें कैसा वेनेशन होता है, उनकी पत्तियों में कैसा शिरा विन्यास होता है, समांतर शिरा विन्यास होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे घास वगैरह हो गई, उनकी जड़ें हो गई, धान वगैरह हो गए, तो ये सब आपकी फाइबरस रूट होती हैं और इनके अंदर जो शिरा विन्यास है, वेनेशन है, वो आपका पैरेलल होता है। अब अगर क्वेश्चन आता इफ़ अ प्लांट हैज़ अ टैप रूट, टैप रूट
मतलब आपकी जो मूसलाधार जड़ें होती हैं जैसे गाजर वगैरह हो गई, मूली वगैरह हो गई, एक मेन जड़ होगी और बाकी छोटी छोटी ब्रांचेज उसमें से निकल रही होंगी, तो वो आपकी टैप रूट होती है। तो टैप रूट में आपको याद रखना है वहाँ पर पत्तियों में कैसा वेनेशन होता है। वहाँ पर जो पत्तियाँ होती हैं ना उनमें एक इस तरह से ऐसे बहुत सारी एक नली से दूसरी नलियाँ निकल रही होती हैं। तो ठीक है, वहाँ पर क्या होता है आपका रेटिकुलेट वेनेशन होता है, जाली का रूपी शिरा विन्यास होता है, जैसे स्पाइडर का जाल होता है कुछ इस तरह का। तो टैप रूट में तो आपका रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है पत्तियों में, और जो फाइब्रस रूट है आपस्थानिक जड़ें या रेशेदार जड़ें हैं उनमें हमें पैलर वेनेशन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन, निम्नलिखित में से किसमें जाली का रूप सिरा विन्यास पाया जाता है। देखिए पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनमें दो तरह का वेनेशन विन्यास सिरा विन्यास होता है। एक पत्ती तो कुछ इस तरह की होती है, उसके अंदर जो वेसल्स होंगी नलियाँ होंगी ना वो टेढ़ी मेढ़ी होंगी, उनमें से एक में से बहुत सारी नलियाँ निकल रही होंगी, तो उनकी जो संरचना होती है ना वो कुछ जाली का जैसी होती है, तो वो आपका रेटिकुलेट वेनेशन होता है, जाली का सिरा विन्यास होता है। तो हमें बताना किस पौधे की पत्तियों में ऐसा होता है। देखिए अगर मैं वीट और मेज की बात करूं, गेहूं और मक्के की बात करूं, तो इनमें रेटिकुलेट नहीं पैरेलल समांतर शिरा विन्यास होता है, क्योंकि इनकी पत्तियों को जब आप देखेंगे उनके अंदर जो रेखाएं हैं जो नलियां होंगी ना वो सीधी सीधी होंगी बिल्कुल, तो वहां पर पैरेलल होगा, तो ये तो बाहर हो गया। सेम ऐसे यहाँ पर भी मेज लिखा है, मक्का लिखा है, तो ये ऑप्शन भी बाहर। सेम ऐसे यहाँ पर ग्रास लिखा है, जो घास होती है ना अगर आप उसकी पत्ती को देखेंगे ना तो उसमें भी सीधी सीधी रेखाएं होती हैं, वहां पर भी पैरेलल वेनेशन होता है, तो ये भी यहाँ पर बाहर हो गया। देखिए तुलसी और जो चाइना रोज है, तुलसी और जो गुलड़ है ना इसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है। आप जब इनकी पत्तियों को देखेंगे ना तो वहाँ पर एक पत्ती में से जो इनकी नलियाँ होंगी ना उनमें से बहुत सारी नलियाँ निकल रही होंगी, जाली का जैसी संरचनाएं पत्तियों के अंदर होती हैं, तो ये आपका रेटिकुलेट वेनेशन होंगी। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा, तुलसी और गुलहड़, तुलसी और चाइना रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है वो हमें बताना है। द नंबर ऑफ सेपल्स एंड पेटल इन अ फ्लावर इज नॉट ऑलवेज द सेम। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। पुष्प में जो बाह्य दल और पंखुड़ियाँ होती हैं ना उनकी संख्या सदा समान नहीं होती, एक फ्लावर में हो सकता है ज़्यादा पत्तियाँ हो, पंखुड़ियाँ हो, एक में कम हो, तो ये बात तो सही है। द स्टेम एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, ये बात यहाँ पर गलत हो गई। तना मिट्टी से जल और खनिज का अवशोषण नहीं करता, ये काम कौन करती हैं, जड़ें करती हैं, रूट करती हैं। स्टेम तो उनका ट्रांसफर करता है और दूसरे पार्ट में उनको पहुंचाता है, तो यही यहाँ पर गलत है। यहाँ पर अगर रूट होता तब ये सही होता। सेपल, स्टेमन एंड पिस्टल आर द पार्ट ऑफ फ्लावर। जी हाँ, बाह्य दल स्त्री कैंसर के अंदर आपका स्टिग्मा, ओवरी, स्टाइलिया जाएगा, और पुंकेसर के अंदर आपका परागकोश, एंथर जिसको बोलते हैं, और आपका फिलामेंट तंतु आ जाएगा। तो ये सारे पार्ट होते हैं, फूलों के विभिन्न अंग होते हैं पुष्प के, ये बात भी बिल्कुल सही है। लीव्स प्रोड्यूस फूड फॉर प्लांट। जी हाँ, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है, तो जो पत्तियां होती हैं वो भोजन बनाने का कार्य करती हैं, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर जो है बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पहेली मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। पहेली जो है वो सीधी रेखा में चलती है पॉइंट ए से, और उसको कहाँ जाना है, पॉइंट सी तक जाना है, ठीक है। शी टेक 20 मिनट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस, कोई बीच में ए बी डिस्टेंस कवर करने में पहेली ने कितना समय लिया, 20 मिनट लिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 30 मिनट और लिए कवर करने के लिए रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी से बचा हुआ डिस्टेंस कवर करने के लिए उसने 30 मिनट लिए। तो समझ में आया। शी देन टर्न बैक, उसके बाद वो वापस चली और टेक 30 मिनट, और उसने फिर से 30 मिनट लिए और वो बी पॉइंट पे आ गई। सी बी लेने में उसको 30 मिनट लगे। फिर उसने क्या करा, 20 मिनट और लिए टू कवर द रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस टू हर स्टार्टिंग पॉइंट। 20 मिनट और लिए और वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर ही आ गई। जैसे गई थी बिल्कुल वैसे ही वापस आ गई। ए से बी गई तो 20 मिनट, बी से सी गई तो 30 मिनट, ऐसे ही जब वापस आई सी से बी तो 30 मिनट, और जब बी से ए आई तो 20 मिनट। तो यहाँ पर हमें बताना है शी मेक्स 5 राउंड ऑन द रोड द सेम वे। उसने 5 चक्कर बिल्कुल इसी तरह से लगाए, पहले ऐसे गई फिर आई, फिर 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 ऐसे गई फिर आई। तो इस तरह से उसने 5 चक्कर लगाए। तो हमें बताना है पहेली कॉन्क्लूड दैट हर मोशन इज, तो वो किस तरह की गति कर रही है ये हमें यहाँ पर बताना है। देखिए एक तो वो सीधी रेखा में जा रही है तो रेक्टिलिनियर होगा, सीधी रेखा
वाला मोशन होगा, गति होगी। साथ में यहाँ पर पीरियोडिक भी होगा, आवर्ती गति भी होगी। क्यों? क्योंकि वो एक ही डिस्टेंस को बार बार कवर करी जा रही है और उसी समय में कवर कर रही है। तो यहाँ पर आपका रेक्टिलिनियर भी होगा, पीरियोडिक भी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, सीधी रेखा और आवर्ती गति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, स्नेल मूव्स विद द हेल्प ऑफ इट। घोंगा जो होता है वो किसकी मदद से चलता है? और ये अब आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के सीटेट के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। मस्कुलर फुट, जो पेशी पैर होते हैं उसकी सहायता से जो घोंगा होता है वो चलता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम डज नॉट प्रोवाइड डाइटरी फाइबर। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आहारी रेशे प्रदान नहीं करता है? डाइटरी फाइबर को ही हम रफेज बोलते हैं, जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसको बॉडी से बाहर निकालने में मदद करती हैं। जैसे बहुत से छिलकों में, दालों में, ठीक है, उनको अगर हम ऐसे ही खाते हैं तो उनमें क्या होता है, फाइबर होता है जो हमारे पाचन में मदद करता है और हमारे वेस्ट को एक्सक्रीट करने में बाहर मदद करता है। देखिए जो होल ग्रेन होती है, जी हाँ, उसमें रफेज होगा, डाइटरी फाइबर होगा। साबुत अनाज के अंदर, होल पल्सेज जो दालें होती हैं साबुत, उनके अंदर बिल्कुल डाइटरी फाइबर होता है। सेम ऐसे जो फ्रूट और वेजिटेबल हैं, फल और सब्जियां हैं, उनके अंदर भी डाइटरी फाइबर रफेज होता है। जो हमारे छिलके वगैरह होते हैं उनके अंदर काफ़ी फाइबर होता है। तो जो मिल्क है, यहाँ पर मिल्क गलत हो जाएगा, मिल्क के अंदर किसी भी प्रकार का रफेज नहीं होता। इसलिए जब कहते हैं जब एज होने लगती है, अब हम बड़े हो जाते हैं, तो जो मिल्क होता है ना, बूढ़े वगैरह जो होते हैं उनको आसानी से नहीं डाइजेस्ट होता। क्यों? क्योंकि उसमें फाइबर तो होता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिजीजेज। बीमारियों के बारे में नीचे जो कथन दिए हैं उनको हमें पढ़ना है और बताना है। विच पेयर ऑफ स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब अ डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज का यहाँ पर मतलब होता है किसी भी चीज़ की कमी से जो बीमारियाँ हो जाती हैं वो आपकी डेफिशिएंसी डिजीज के अंदर आती हैं। जैसे जब हम अच्छा भोजन नहीं लेते तो हमारे अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी और उस कमी से जो डिजीज़ होगी वो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है। तो हमें उनके बारे में बताना है। दे आर कॉज्ड बाय जर्म्स, इससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है, वे कीटाणुओं के कारण होती हैं। डेफिशिएंसी डिजीज जो होती है ना, वो हमारी बॉडी में किसी चीज़ की कमी की वजह से होती है, ना कि जर्म्स की वजह से। तो ये ऑप्शन हो गया बाहर। दे आर कॉज्ड ड्यू टू अ लैक ऑफ न्यूट्रिएंट इन आवर डाइट। जी हाँ, हमारे आहार में पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं। जी हाँ, जब हम पोषक तत्व नहीं लेते तो हमारी बॉडी में कुछ डेफिशिएंसी हो जाती है, कमियाँ आ जाती हैं, जिसकी वजह से ही डेफिशिएंसी डिजीज होती हैं। तो सेकेंड ऑप्शन तो यहाँ पर सही है। दे कैन बी पास्ड ऑन टू अनदर पर्सन थ्रू कॉन्टैक्ट, इसका कोई मतलब नहीं है, इससे संपर्क के माध्यम से एक दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं। तो ये भी यहाँ पे बाहर हो गया। और ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पर, दे कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस्ड डाइट। जी हाँ, संतुलित आहार लेने से हम इनको रोक सकते हैं, ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी सही है और 4 भी सही है, और ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अब हमारे पेडागोजी के क्वेश्चन हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज आर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अ टीचर टू टीच द टॉपिक सेव एनर्जी। ऊर्जा संरक्षण विषय पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति शिक्षक के लिए सबसे उचित होगी? आस्क स्टूडेंट टू राइट स्लोगन ऑन सेविंग एनर्जी। बच्चों को ऊर्जा संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहना। राइट एटलीस्ट 5 वे टू सेव एनर्जी। ऊर्जा संरक्षण के लिए कम से कम 5 तरीके लिखना। मेक अ मॉडल प्रोजेक्ट टू डिपिक्ट एनर्जी सेविंग। ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करने के लिए परियोजना बनाना। एनकरेज स्टूडेंट टू सेव एनर्जी इन वेरियस वे इन देयर लाइव्स। बच्चों को अपने जीवन में विभिन्न तरीकों से ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करना। जी हाँ, हम बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे कि कैसे ऊर्जा का संरक्षण होगा, तो ये तो बहुत अच्छा मेथड होगा। उनसे मॉडल वगैरह बनाना, नमूने वगैरह करवाना, ये भी बिल्कुल सही होगा। बी और सी तो बिल्कुल सही है, सॉरी सी और डी तो बिल्कुल सही है। अब कन्फ्यूज़न होगा बच्चों को ए और बी में, और ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 है, जहाँ पर सी और डी तो सही है, एक बी आएगा या फिर ए आएगा। अब देखते हैं ध्यान से। राइट एटलीस्ट 5 वे टू सेव एनर्जी। जी हाँ, ऊर्जा संरक्षण के लिए अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कम से कम 5 तरीके लिखकर दिखाइए, तो ये भी एक अच्छा मेथड है। यहाँ पर बच्चे सोचेंगे और अपने तरीके से 5 तरीके लिखकर दिखाएंगे कि कैसे हम एनर्जी को बचाएंगे, कैसे हमें फ़ैन जो है वो बंद करने चाहिए, अलग अलग तरह की जो है वो इसमें वेज लिखेंगे। आस्क स्टूडेंट टू राइट स्लोगन ऑन सेविंग एनर्जी। उनसे कहना कि नारे लिख कर दिखाओ। कोई हमें बच्चों से प्रदर्शनी वगैरह टाइप की कोई ऐसे हमें बच्चों को रैली में लेकर नहीं जाना है, तो जो हम उनसे नारे लिखवाएंगे, तो ए यहाँ पर गलत है। तो बी सी डी जो है यहाँ पर तीनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है जिसमें बी सी डी आ रहा है, तो यही यहाँ पर सही हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट साइंटिफिक नॉलेज वुड यू नॉट एग्री विद। वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत नहीं होंगे। साइंटिफिक नॉलेज इज एब्सोल्यूट, सर्टेन एंड इटर्नल। वैज्ञानिक ज्ञान जो है वो निरपेक्ष, निश्चित और शाश्वत है। यही यहाँ पर गलत है। यहाँ पर शाश्वत कुछ भी नहीं है, इटर्नल, एवर लास्टिंग, परमानेंट कुछ नहीं है। यहाँ पर चेंजेस होते रहते हैं। जैसे बचपन में हम पढ़ते थे कि 9 प्लैनेट हैं और अब बच्चे पढ़ते हैं 8 प्लैनेट है। प्लूटो जो है प्लैनेट से हट गया। तो साइंटिफिक नॉलेज जो है वो आपकी इटर्नल नहीं है, सेम ऐसे एब्सोल्यूट नहीं है। तो यहाँ पर यही ऑप्शन जो है वो गलत है, बाकी सारे यहाँ पर सही हो जाएंगे। यही वैज्ञानिक ज्ञान जो है, नॉलेज जो है उससे मेल नहीं खा रहा है। बाकी देखें, साइंटिफिक नॉलेज इज सोशली एंड कल्चरली एम्बेडेड। जी हाँ, वैज्ञानिक ज्ञान जो होता है सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अंत स्थापित है। उसी के अंदर हम पढ़ते हैं कि कैसे हमें सोसाइटी में जीना है। जैसे सेव एनर्जी था तो वो साइंस के अंदर ही आता है। कैसे हमें कल्चरली बिहेव करना है, सारे कल्चर के बारे में भी हम साइंस में पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें एम्बेडेड हैं। ये बात बिल्कुल सही है। साइंटिफिक नॉलेज इज थ्योरी लेडन। जो वैज्ञानिक ज्ञान होता है वो सिद्धांतों से निकलता है। जी हाँ, सिद्धांतों से ही वैज्ञानिक ज्ञान आता है। जैसे हम फोर्स के नियम पढ़ते हैं तो उनसे हमारा जो वैज्ञानिक ज्ञान है वो बढ़ता है। तो थ्योरी लेडन ही होता है, सिद्धांतों से निकलता है। ये बात भी सही है। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इन्वॉल्व इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। जी हाँ, वैज्ञानिक ज्ञान के विकास में कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता सम्मिलित होती हैं। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, कल्पना भी करनी होती है। तभी जो होते हैं बड़े बड़े साइंटिस्ट बहुत लंबे लंबे समय तक कल्पना करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं, अलग अलग तरह की रिसर्च करते हैं और तभी वो किसी सिद्धांत को बताते हैं। तो ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हैंड ऑन एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग ऑफ साइंस। दीज लर्निंग एक्सपीरियंस प्राइमरली एम एट। हस्त सिद्ध क्रियाकलाप परियोजनाएं विज्ञान सीखने के अभिन्न अंग हैं। इन अधिगम अनुभवों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। प्रायोगिक कौशलों में छात्रों का मूल्यांकन करना यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा। कीपिंग द स्टूडेंट एंगेज्ड ऑल द टाइम। हम बच्चों को हैंड ऑन एक्टिविटी खुद से करने की और प्रोजेक्ट वगैरह इसलिए देते हैं कि ताकि बच्चे हर समय व्यस्त रहें। ये तो बिल्कुल गलत हो गया। मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द लेबोरेटरी। प्रयोगशाला में अनुशासन बना रहे। लेबोरेटरी में अगर अनुशासन होगा तो बच्चे खुलकर प्रयोग कैसे करेंगे, नए नए क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट फॉर एक्सटेंडेड लर्निंग। जी हाँ, विस्तृत अधिगम के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सोचें, खुद से करें, नई नई इमेजिनेशन करें। ये सब चीज़ें तो हैं। यही तो हम, इसलिए तो हम हैंड ऑन एक्टिविटी क्या होता है, जहाँ बच्चे खुद से करते हैं। तो और प्रोजेक्ट क्या होता है, जहाँ हम बच्चों को डिवाइड कर देते हैं और किसी टॉपिक पर दे देते हैं कि आप ये चीज़ के बारे में सर्च कर आइए। तो प्रोजेक्ट वगैरह दे देते हैं। वो क्यों देते हैं, हम बच्चे की जो नॉलेज है, जो अधिगम है, उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो गया। तो इस तरह से ये हमारे 15 क्वेश्चन थे। मुझे लगता है सभी क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना है और शेयर में कमी नहीं आनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह हमारा सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।